यूपी में असम्बली इंतखाबात की मुहिम ज़ोर शोर पकड़ चुकी है। अब तक 2 मरहले के इंतखाबात हो चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल वहाँ पर है, जो सियासी सूरत हाल है, जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जो पार्टियां हैं, बीजेपी के मुखालिफ जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और दीगर जो पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं आवाम में ट्रैक्शन मिल रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद शेरवानी साहब, जिनका ताल्लुक़ एक सियासी ख़ानदान से है। 3 पुश्तों से उनका ख़ानदान सियासत करता चला आ रहा है। उनके वालिद मुस्तफ़ा रशीद शेरवानी साहब राज्यसभा के 3 मरतबा के मेंबर रहे हैं। अलावा अजी सईद शेरवानी साहब के भाई सलीम इकबाल शेरवानी साहब भी मिनिस्टर रह चुके हैं, कई मरतबा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी की इस वक्त जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। सईद शेरवानी साहब, हमारे इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है, खैर मक़बूल। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक़ यूपी से है, आपका ख़ानदान जो है कई पुश्तों से सियासत में रहा है। अब जो नब्ज़ है यूपी की, वो क्या है आप देख रहे हैं? किस तरह से आपको सियासी नब्ज़ नज़र आ रही है? मुझे यूपी की सरकार के ख़िलाफ़ एक गुस्सा नज़र आ रहा है लोगों में, और हर वर्ग के लोगों में, और वो खुश नहीं हैं। जो सरकार 5 साल जो चली है उससे खुश नहीं हैं। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस बार बीजेपी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है उसको कठिनाइयों का, मुश्किलातों का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ की जो सूरत हाल है, जिस तरह से उसको फ़िरक़ावाराना रुख देने की कोशिश की जा रही है, और हमारे पास जो वोटर्स है, राय दहिंदगान है, उनकी एक बड़ी तादाद जो है बहुत ही सादा-लू किस्म की होती है, इशूज़ पर जो है वो नहीं सोचती है। तो इस सूरत हाल में आप क्या समझेंगे? जो जिस तरह की बीजेपी के पास मशीनरी है, अफरादी वसाइल है, माली वसाइल हैं, जिस चीज़ को आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है हर दवा की। और मेरे ख्याल से इस चीज़ को बहुत इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से बहुत किया किया गया है, और आज लोग जान गए हैं। मैंने अपनी ये 30-40 साल की सियासती कार्यकर्ता में रहा ज़्यादा हूँ। मैंने स्टेज पे झाड़ू और झंडे बहुत ज़्यादा लगाए हैं। इलेक्शन ख़ुद तो एक बार लड़ा हूँ, दूसरों के लिए नारेबाजी की है। और मुझे जितना गांव का आदमी अक्लमंद उत्तर प्रदेश में नज़र आता है, कई शहर में बैठे लोग उसका सियासती मुकाबला नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि वो बातें सुनता सब है, और अगर उसको जिस तरफ जाना होता है वो जाता है। अगर वो एक तबका ज़रूर है जिसकी आप बात कर रहे हैं, एक परसेंटेज जो शायद हिंदुत्व के नाम पे वोट देता है और देता आया है, ये उसका बेस वोट है बीजेपी का, और बीजेपी जानती है। और वो टस से मस नहीं होने वाला, मगर वो काफ़ी नहीं है आपको सत्ता में लाने के लिए। आपको और वोटों की ज़रूरत पड़ती, उस परसेंटेज को बढ़ाना पड़ता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से 2011 की सेंसस है, उसके बाद तो सेंसस हुई नहीं। 2011 में 13 से 15% अपर कास्ट है, 19% मुसलमान है, और 24 से 25%, 22-24% दलित है, 40 से 42% ओबीसी है, जिसे हम अदर बैकवर्ड कास्ट कहते हैं, जिसका 9-10%, जिसमें से 25-30% यादव है, बाकी नॉन यादव ओबीसी है। ये उत्तर प्रदेश की एक सामाजिक जो अलग अलग है वो इकाइयां जो है। 2017 के इलेक्शन 40% वोट भाजपा को मिले थे, 40%, और 315 सीटें आई थी उसमें। और मेरे हिसाब से 58% वोट मुसलमान का समाजवादी पार्टी को गया था। 58 गया, 42% नहीं गया था।
फिर भी ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे मुसलमान एक तरफा होके एक पार्टी को देता है। जाट ने 100 में से 91% ने बीजेपी को 2017 में दिया, क्योंकि दंगे हुए थे, पोलराइजेशन हुआ था। 91% ने बीजेपी को दिया। अपर कास्ट हिंदू में 78% बीजेपी को दिया। नॉन यादव ओबीसी में 71% ने बीजेपी को दिया। तब जाके ये यहाँ पे पहुंचे। मेरा ये मानना है कि आज मुसलमान ज़्यादा परसेंटेज में सपा को देगा, 58% से ज़्यादा परसेंटेज। कहीं पे भी 100% नहीं होता। 17 में 11% मुसलमान वोट बीजेपी को भी गया था। वो शायद इतना ना जाए इस बार, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी होगी, वो वोट मोदी साहब का वोट था। शक्ल मोदी साहब की थी, योगी जी की नहीं थी। इस बार बीजेपी की शक्ल योगी जी की है, एक ठाकुर हिंदू लीडर की है। इसलिए मुझे लगता है जो वोट कम होंगे, वो वोट जो कम हो रहे हैं, वो उनके खिलाफ पड़ रहे हैं। और इस वक्त अखिलेश जी और सपा उनके ऑपोजिशन में खड़ी हुई है एज अ पार्टी जो हरा सकती है। ज़रूरी नहीं है जो वोट अखिलेश जी को पड़े वो अखिलेश जी के वोट हों। ये भी हो सकता है कि वो योगी जी के खिलाफ के नेगेटिव वोट। जी हाँ, हिंदुस्तान में ये देखा गया, हर प्रदेश में देखा गया है कि नेगेटिव वोट भी किसी के फेवर में पड़ता है जी, वो तो मेरा ये मानना है कि वो वोट डिवाइड ना होके, जो कुछ लोग कह रहे हैं वो डिवाइड होगा, वो AMIM में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, BSP में जाएगा, मुझे लगता है ज़्यादातर वो वोट डिवाइड ना होके सपा की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इनकी जीत होगी। मैं एक तो बाद में आता हूं मुसलमानों के मसले पर। मुसलमानों का आपने तस्करा किया, लेकिन पहले ये कि जो शीन था, हिंदुत्व को जो शीन था, जो उसकी जो चमक दमक थी, तो क्या आप समझते हैं कि ये लोगों को समझ में आ गया कि ये नज़रिया जो है एक पर्टिकुलर पैदाइशी तौर पर जो प्रिविलेज क्लास है, मुराद याफ्ता तबकात है, उनका डोमिनेशन बरकरार रखने का एक नज़रिया है, जो ओबीसीज थे उससे जो है तो मुतासिर हो गए थे, उसके कशिश में आ गए थे। वो छतरी जो थी, वो छतरी जो है अब जो है उसमें सुराख सब हो गए, छेद हो गए। एक कहावत है अंग्रेजी में कि रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, कि मज़हब जो है ना वो एक नशा है लोगों का। अफीम कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल किया था। ये टोटल ख़त्म होना गलती होगी अगर हम माने कि ये नशा उतर गया है। ये नहीं उतरा है, मगर अच्छी बात है कि लोग दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने लगे। मैं समझता था कि जब राम जन्मभूमि का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, मैंने एक ठंडी सांस ली कि चलो अल्लाह का शुक्र, ये मसला ख़त्म हुआ। अब हम अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में जो असली मुद्दे हैं उन पे ध्यान दे सकेंगे। मगर इन्होंने कुछ ना कुछ पीटते, एक होता ना आप बैंड बजाते रहे, तो शायद लोगों को, कई लोगों को अब इसका ये एहसास है कि यार अब ये बंद करो और असली मुद्दों पे दे। जैसे मैंने आपसे कहा 17, 18, 20% लोग कट्टर हैं, हर मज़हब में होते हैं, हमारे मज़हब में भी हैं, वो उसके आगे कुछ देखते नहीं हैं, तो वो हमेशा रहेंगे। और मगर सरकार बनाने के लिए आप सिर्फ इन बातों पे बार बार सरकार नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश में हमें ये मानना होगा कि कास्ट एक फैक्टर है। अखिलेश जी है एक हिंदू बैकवर्ड हैं। आप सिर्फ ब्राह्मण और ठाकुर को हिंदू माने और बैकवर्ड और दलित को हिंदू ना माने और ये कहें कि साहब आप हमारी पार्टी में आए तो आप हिंदू हैं और आपकी अपनी पार्टी है तो आप हिंदू नहीं है, इसका भी एक नाराज़गी है। ये क्या कोई दलित क्या अपने आप को कम हिंदू समझता है? उसके अंदर भी भावना है अपने भगवान के लिए, ओबीसी के अंदर भी है, मगर आप उनको उंगली उठाते हैं और कहते हैं ये हिंदू नहीं, हम ही हिंदू हैं। तो आप तो उन पे, उनकी मजहब पे, उनकी उस पर सिर्फ इसलिए कि वो दलित है या वो बैकवर्ड है, तो ये एक यूपी में इसका भी एक असर है। तो ये रिजर्वेशन का जो मामला था, मंडल कमीशन आया, उसकी सिफारिशात लागू होती है, तो सबसे ज़्यादा मुखालिफत
इसी जो नज़रियाती ग्रोह है जिसका आपने तज़किरा किया, जो इन्फीरियर समझता है, तो उन्होंने मुखालिफत शुरू की। आप जानते हैं रथ यात्रा निकाली डाइवर्ट करने के लिए, तो उसको जो एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कमंडल और मंडल और कमंडल जो है, तो ये जो रियलाइजेशन क्यों नहीं होता इन लोगों में कि भाई ये जो है हमारे लिए परमानेंट होना चाहिए कि जितने भी जो वसाइल है, इस मुल्क के वसाइल है। अभी एक रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा हूँ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में, कि 4 या 3%, 3.5%, कुछ एग्जैक्ट नहीं है ब्राह्मणों की तादाद कितनी है, मगर दे कंट्रोल 39% रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, 39% रिसोर्सेज। तो ये रियलाइजेशन क्यों हो रहा है? ये गढ़ रहा है। देखिए ऐसा है कि आज लड़ाई किस चीज़ की है, हर तबका और इंसान समझता है कि मुझे अपना नहीं मिल रहा। अगर मुसलमान ये सोचता है कि साहब हमें वो नहीं मिला जो हमें मिलना चाहिए, बैकवर्ड ये सोचता है कि हमें नहीं मिला जो मिलना चाहिए, और अपर कास्ट अगर सोचता है कि हमें नहीं मिला या मिलना चाहिए, दलित ये सोचता है, तो इस हिंदुस्तान में किसको क्या मिला? मैं समझता हूँ कि कास्ट सेंसस जिसकी अब डिमांड यूपी में हो रही है, और शायद बीजेपी किसी वजह से नहीं कराना चाह रही है, नहीं बता रही कि कराएगी। सापा ने तो साफ कहा है कि हम कराएंगे, तो अगर वो कराएगा तो शायद ये सामने आ जाएंगी फिगर्स कि कौन तबका कितने का है। उसके बाद अगर कोई किसी को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बातें फिर बाद में सामने आएंगी। मगर ये कह देना कि हिंदुस्तान के अंदर कई लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी आबादी की बराबर उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, ये बदकिस्मती हमारे उत्तर प्रदेश की है कि सब ऐसा महसूस करते हैं। अच्छा, ये बहुत ही आम बात हुई है, सब के सब बयान करते हैं कि मोदी ने कुछ नहीं किया हो, चाहे मुल्क को कितना भी नुकसान पहुंचा, लेकिन मुसलमानों को जो है तो उसने टाइट कर दिया, कंट्रोल कर दिया, उनको अपनी उनकी औकात दिखा दी। ये जो ट्रैक्शन है, वो जो अपर कास्ट का एक जो तबका है, तो ये ट्रैक्शन अभी भी बरकरार है वहाँ यूपी में। आप क्योंकि जाकर आए हैं, मेरा ख्याल है एक तबके में ज़रूर है। और इसके लिए मैं एक बात और कहूँगा बरी साहब आपसे, कि कहीं ना कहीं हम यूपी में जो 50 साल से 70 साल की उम्र के मुसलमान हैं, जिनको मैं अपने कौम के बुज़ुर्ग कहूँगा, जिसमें मैं भी अपने आप को शरीक कर रहा हूँ, हमें सोचना चाहिए, जिसको एक हिंदी लफ्ज़ है चिंतन करना चाहिए, कि 25-30 साल की हमारी क्या सियासत या बिहेवियर इखलाक रहा, जिसके वजह से इतनी एक नफ़रत सी पैदा हुई, और सियासत में इसको बढ़ावा देने में सक्सेसफुल हुए, कामयाब हुए वो लोग जो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपने अंदर झांकना पड़ेगा। मैं सारे दोष एक न्यूट्रल आदमी के होने के नाते, एक हिंदुस्तान का से मैं सारी उंगली सिर्फ सियासत पे या दूसरों पे नहीं उठाऊंगा। मुझे हम अपने आप को देखेंगे तो हम अपनी भी कमियां दूर करेंगे। तो हम देखिए, आप एक सोच से लड़ रहे हैं, आप एक आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। वो मोदी साहब या अमित शाह साहब या योगी जी के हारने से खत्म आइडियोलॉजी नहीं होती। आपको उस सोच, उस आइडियोलॉजी को खत्म करना है या हराना है। 200 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। जो इस्लाम को नहीं मानने वाला, वो कुरान शरीफ या हदीसें नहीं पढ़ता, वो आपको देखता है, आपके इखलाक को देखता है। आप अपने एक एम्बेसडर हैं जी, अपने मजहब के। आप जिस तरह पेश आएंगे, जिस तरह वो आपको देखेगा, वो आपके मजहब को वैसे ही समझेगा। आपके ये हिंदुस्तान में, दुनिया में मैं कहता हूं ना कि 2 बिलियन मुसलमान हैं दुनिया में जी। हिंदुस्तान में 200 मिलियन 20 करोड़। ये मुसलमान जो है ना, ये सबसे ज़्यादा हिंदू के साथ रहने वाले मुसलमान हैं। क्यों हैं? हिंदू को जानते हैं क्यों? क्योंकि हम पैदा यहीं हुए, हम स्कूल कॉलेज में उनके साथ पढ़ते हैं, हमारी दोस्ती हैं। अगर हम काम धंधा करते हैं उनके साथ करते हैं, हम उनके यहाँ काम करते हैं, वो हमारे यहाँ काम करते हैं, हम चीज़ें उनको बेचते हैं, वो हमसे ख़रीदते हैं, हमारा एक साथ है।
तो जितना Interaction हिंदू बराबर को भारत का मुसलमान जानता है और पसंद करता है, उतना दुनिया का दूसरा मुसलमान नहीं जानता जी। इसलिए भारत के, मेरा ये मानना है कि भारत के मुसलमान को हिंदू से कोई एलर्जी नहीं है जो दिखाया है बताया जाता है। उसको बीजेपी से हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टी से हो सकती है, बट उसको हिंदू से नहीं है। ये सिर्फ ये बातें हमें समझानी है अपने हिंदू भाइयों को। वो 80 हैं, वो 80 रहेंगे। हम उनको नफरत नहीं करते, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना चाहते हैं। हम उसी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं जिसके लिए वो लड़ रहे हैं। हम नौकरी के लिए, महंगाई के खिलाफ, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों ना मिलके ये लड़ाई लड़ी जाए। आपने अभी मुसलमानों की अखलाकी कमज़ोरी की तरफ तवज्जो दिलाई कि मुसलमान अखलाकी तौर पर बड़े कमज़ोर है, उसी वजह से गैर मुस्लिमों में एक हमारी गलत तस्वीर जा रही है। हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, खुद एहतिसाबी करना चाहिए इस बात की। अब मैं वही सियासत के हवाले से आता हूँ। आपने कहा कि 58% ने समाजवादी पार्टी, 58 मुसलमानों का जो है 58% ने जो है 2017 के इलेक्शन में दिया था समाजवादी पार्टी को, फलां को दिया था, इसको दिया था। लेकिन मैंने जो है वहाँ कई इलेक्शन का वो किया हूँ, कवरेज किया हूँ, असम्बली का भी और उसका भी जी, पार्लियामेंट का। ये हमने मुशाहिदा किया कि मुसलमान जो है ज़ात बिरादरियों में बटे हुए रहते हैं। इस्लाम हालांकि इस चीज़ को मिटाने आया था, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मुल्क में सबसे ज़्यादा जो है बड़े बड़े दीनी मदारिस भी वही हैं, छोटे मदारिस भी वही हैं, सबसे ज़्यादा है। तो दीन की जो रोशनी फैलना चाहिए थी, इस्लाम की जो रोशनी फैलना चाहिए था, वो नहीं फैली है। अरे वो फला का है, वो फला का है। अब एक वाक़या आता है कि वो मौलाना मरगूब रहमान साहब मरूम है, दारुल देवबंद के मोहतमिम थे। उन्होंने किसी एक मुसलमान कैंडिडेट के बजाय एक गैर मुस्लिम को जो है उसके हक़ में अपील जारी कर दी। उस ज़माने में जैसा होता था, तो उस इशू को बुनियाद बनाकर इंडिया टुडे ने उनको जो है 62 मुसलमानों को फहरिस्त में शामिल किया। तो एक साहब ने कहा कि भाई क्या वजह थी वो, कि भाई उन्होंने एक मुसलमान कैंडिडेट के बजाय गैर मुस्लिम के हक़ में ये किया। और पूरी तहक़ीक़ की तो मालूम हुआ कि वो जो कैंडिडेट था सेकुलर पार्टी से खड़ा हुआ था, वो तेली बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था। उस वजह से वो तेली बिरादरी को अपना जो है तो कायद बनाना नहीं चाहते थे। तो ये जो कैफियत है ऊपर तक, ये अब इस इलेक्शन में जो बात आप कह रहे हैं ना, वो इस बात को साबित करता है कि हम भारतीय मुसलमान हैं। आपने जो कहा ना, जो मैं आरएसएस के अपने भाई जो कोई सुन रहे होंगे, मैं कहूँगा बरी साहब ने जो बात कही तो वो यही बता दिया कि हम भारतीय हैं, क्यों हम भी अलग अलग कास्टों में बटे हैं आपकी तरह। इसलिए मेहरबानी करके ये कहना बंद कर दो कि मुसलमान एक है और अल्लाह अकबर के नाम से एक तरफ जाता है। हम नहीं जाते भैया, हम भी हैं अलग अलग कास्ट में। हम इधर जाते हैं, हम उधर जाते हैं, हम हर तरफ जाते हैं। जैसे आप जाते हैं वैसे हम जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा हमारे बारे में करा गया है, क्योंकि आप जहाँ देखते हैं ना वो बुरखे में लाइन में लगी है और मुसलमान एक तरफ जा रहा है। आपको क्या मालूम वो मोहतरमा अंदर जाके कौन सा बटन दबा रही है, क्या मालूम आपको? तो ये तो प्रोपेगेंडा है। मुसलमान अलग अलग वोट देता आया है, अलग अलग वोट देता रहेगा, ये बात सच है। और जैसे ठाकुर ज़्यादा से ज़्यादा एक कभी किसी वजह से दे देता है, कोई भी वजह हो, यादव दे देता है, कोई भी वजह, ब्राह्मण दे देता है, कोई भी वजह, बनिया दे देता है, कोई भी, तो मुसलमान भी कहीं ना कहीं बड़े इलेक्शन में एक होके दे देता है। पर जैसे इलेक्शन छोटे हो जाते हैं, जहाँ एमएलए के हैं या उसके बाद उसके प्रधानी के आ जाते हैं, वहाँ तो फिर सब बढ़ते ही हैं, अलग अलग अपने उसमें बराती में बढ़ जाते हैं। तो ये जैसे हिंदुओं में होता है, मुसलमानों में होता है। ये इस बात का सबूत है कि हम भारतीय हैं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि एमआईएम का जो फैक्टर है अब आया है, जरा बड़े पैमाने पर आया है, 2017 में भी थे, तो आप इस फैक्टर को किस नज़र से देखते हैं? क्या वहाँ का जो है, कुछ कहते हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा, कुछ ये कहते हैं कि मुसलमानों की जो वहाँ पर जो क़यादत रही है वो तुफ़ैली रही है, और वो देख चुके 2013 के फसादात में देख चुके, तकरीबन 71 या 67 एमएलए थे, किसी में कोई बोलने की ये नहीं है, हिम्मत नहीं थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक नैरेटिव जो चलता है कि भाई जो एक पावरफुल लीडरशिप चाहिए, एक असर्टिव लीडरशिप चाहिए, वो आप सेकुलर पार्टीज़ में नहीं मिल सकती आपको।
क्योंकि जितने भी पार्टीज हैं, यहाँ का जो पार्टी स्ट्रक्चर है, वहाँ इनर डेमोक्रेसी नहीं होती है। वो तो अपीजमेंट करना पड़ता है, फलां का अपीज करेंगे, आप लीडर जो होता है उसको अपीज करेंगे, तभी आप उस पार्टी में रह सकते हैं। तो इस रोशनी में जो है, इस कंटेक्स्ट में दो बातें हैं साहब। सबसे पहले तो मैं ओवैसी साहब का यूपी में आने वेलकम करूंगा, क्योंकि अगर गुजरात से लोग आके बनारस से एमपी बन सकते हैं तो फिर हैदराबाद से भी लोग यूपी में आके पॉलिटिक्स कर सकते हैं। भारतीय संविधान है, सबका आने का हक है। मगर मेरी उनसे एक दरख्वास्त आपके इस चैनल के थ्रू होगी कि अगर वो यूपी में आए हैं तो छोड़े ना, बैठें, पार्टी बनाए। काशीराम भी 20 साल 25 साल की पार्टी बनने के बाद वो पार्टी बनी थी, वो पार्टी बनाए। दूसरी मेरी उनको ये राय होगी कि वो हिंदू वोट लें, सिर्फ मुसलमान लीडर होने की कोशिश ना करें, वो हिंदुओं को साथ जोड़े, कोई भी तबका जोड़े, और उनकी भी बहुत बुरी हालत है जिनकी या उनको हक नहीं मिल रहा, उनकी लड़ाई लड़े, और उस लड़ाई लड़ेंगे तो मुसलमान भी साथ होगा उनके। क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी पार्टी, कोई मुस्लिम पार्टी भारत में वो सक्सेस नहीं ला सकती जब तक दूसरे सबको नहीं। दूसरी बात, भारत की किसी भी, कश्मीर को छोड़ के, कश्मीर तो वैसे ही हट गया, बट कश्मीर के आर्टिकल हटाने के बाद इलेक्शन नहीं है, मगर भारत के किसी भी सूबे में कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि वो मुसलमान है, मगर मुसलमान मुख्यमंत्री बन सकता है हमारे आपके जाने के बाद अगर वो भारतीय मुसलमान है। अब बस वो बात निकली है मुसलमानों के हवाले से। मुसलमानों की जो हर सतह पर जो पसमानदगी है वो यूपी में बहुत ज़्यादा नज़र आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तादाद में, सबसे बड़ी तादाद में मुसलमान जो है तकरीबन 5 करोड़ के करीब रहते हैं यूपी में। 19 है, मगर हाँ, क्योंकि और प्रदेशों के लोग कम हैं तो इसलिए यूपी में ज़्यादा हैं, तो इसलिए हो सकता है। तो वो जो है वहाँ की पसमानदगी जो है, आम जो मुसलमान जो है, साउथ का जो मुसलमान तरक्की किया है तालीमी दूसरे एतबार से, उस पर एक ड्रैग बनता है। ये क्या वजह है? दो चीज़ हुई मुझे जो समझ में आती। मैं ज़्यादा, एक तो एडमिट करूँगा कि साउथ के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है कि आप, ये जो पार्टीशन हुआ था उसकी बीमारी आप तक नहीं पहुँची। हमारा बहुत हद तक पढ़ा लिखा तबका चला गया और पाकिस्तान जाके गया, और इसलिए हमारी एक शुरुआत 1947 में हिंदुस्तान में हुई, और कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलती है कि हमने अपनी औरतों को और बच्चियों को पीछे रखा। किस डर से मुझे नहीं मालूम। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि वो कौम जिसकी औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती हैं वो कौम मिट जाती है। हमें अपनी बच्चियों को, औरतों को पढ़ाना है, लड़कों को तो पढ़ाते ही हैं, और तो पढ़ाना है, और आप तब अपना हक मान सकते हैं जब आप पढ़ लिख के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठें। मैं कई बार ये देखता हूँ कि मुसलमान कहते हैं साहब हम IAS नहीं हैं, 2% हैं, और आबादी हिंदुस्तान में 15-16% है। तो हम ये भी देख लें कि हमारे ग्रेजुएट कितने निकलते हैं, उसके हिसाब से बैठते IAS में कितने हैं। अगर IAS में बैठने के लिए ग्रेजुएशन करना ज़रूरी है तो आपको तो कोई बैठाएगा नहीं अगर आप ग्रेजुएट ही नहीं हैं। तो आप जब बैठेंगे ही नहीं इम्तिहान में तो आप कैसे IAS बन सकते हैं? आपके लिए कौन वो करेगा? दुनिया की कोई भी माइनॉरिटी, यहाँ मुसलमान माइनॉरिटी है, कहीं और कोई और माइनॉरिटी है, दुनिया की कोई भी माइनॉरिटी को बराबर का हक नहीं मिलता बारी साहब। उसको दुगनी मेहनत करके अपनी जगह बनानी पड़ती है। ये सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं है। मुसीबत ये हुई यूनिवर्सल है कि हमने, शायद ये मेरा अपना मानना है, मैंने कि हमने माइनॉरिटी होके मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स की। उत्तर प्रदेश के अंदर हम समझते थे कि हमारे वोट से बनती है सरकार, हमारे वोट से गिरती है। हमें यही हिंदू सेकुलर नेताओं ने सिखाया। हम उनके चक्कर में आके ये विश्वास खुद करने लगे, भरोसा कि ये होता है। असली में सरकारें बनती
और बिगड़ती और या हटती तब है जब हर वर्ग के लोग उसको सपोर्ट करते हैं या उसके खिलाफ जाते हैं। आपको मैं बताऊं, आप रामपुर का बड़ा जिक्र आता है हमारे उत्तर प्रदेश में, आज़म खां एक नाम बहुत चल रहे हैं आजकल। तो मैंने एक टीवी शो देखा और उसमें एक बहुत पुराने रामपुर के रिपोर्टर, एक जर्नलिस्ट बैठे थे और उनका इंटरव्यू ले रहे थे एनडीटीवी वाले। और उन्होंने बताया कि स्वार जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें 70% मुसलमान वोट है जी। और जब वोट खुलते हैं तो क्योंकि 70% है तो कई मोहल्ले बूथ्स ऐसे हैं जिसमें 90-95% मुसलमान हैं। और वहाँ के वोटों में ये सक्सेना फैमिली जो बीजेपी आरएसएस की पुरानी फैमिली जो लड़ती है बीजेपी से, उसके 5,000, 10,000, 15,000 वोट मुसलमानों के निकलते हैं। और रामपुर में आज़म खां के लिए 10 से 15,000 हिंदू वोट निकलते आए हैं। क्या ये बात कोई करता है? क्या इस पे किसी जर्नलिस्ट ने जांच की है कि हकीकत है ये नहीं है? क्या हम इसको सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम हिंदू, क्योंकि इसको किसी का इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे शख्सियत के लिए जिसको एक इतना बदनाम किया गया, उसको अगर 15,000 उसके कॉन्स्टिट्यूंसी का हिंदू दे रहा है तो उसने कुछ तो काम धंधा उनके लिए किया ही होगा। तो मैं कहीं भी ये नहीं समझता कि ये तो एक आर्टिफिशियल सियासत है जो लोगों को अलग करती है ये। और मैं समझता हूँ इससे वक्त लगेगा, थोड़ा शुरू हो गया है। मैं अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि ये और ज़्यादा तेज़ पकड़े और लोगों की आंखें खुलें कि इसके अलावा जहाँ और भी हैं इम्तिहान इश्क के और भी हैं, और बढ़ें, लोग इसको सुनें समझें। और हमारा मुस्तक़बिल हिंदू मुस्लिम का तब बढ़ेगा जब ये मुल्क बढ़ेगा, अपनी जगह लाएगा। यहाँ बहुत सी मुसीबतें हैं और बहुत से अभी हमें इम्तिहान देने हैं, मगर मेरी उम्मीद और दुआ यही है कि चलते चलते वक्त के साथ ये चीज़ हिंदू मुसलमान की सब ठहर जाएगी, कम हो जाएगी और दोनों में एक साथ साथ इज़्ज़त के साथ जीने का एक कोई ना कोई समझौता होगा। तो हमारी ये पूरी गुफ्तगू का महासल यही है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो इंतखाबात चल रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी को जो है एज हासिल है। मुझे बिल्कुल एज लगता है और मैं तो कहता हूँ बारी साहब कि हम और आप शर्त लगा लेते हैं, मगर हम आलू पूरी और हलवे की शर्त लगाएंगे, क्योंकि बिरयानी भी सियासत हो गई है सियासत उत्तर प्रदेश में। तो अगर सापा का मेरे बात सही रही, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ और मेरे नाम के आगे पंडित भी नहीं लगा है, क्योंकि पंडित बनने के लिए बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मगर अगर सापा जीती तो हलवा पूरी और लस्सी आप मुझे खिलाएंगे, और अगर नहीं हुई तो मैं आपको दावत दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए। सही, ये थे सईद शेरवानी साहब, जिनका ये कहना है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी को हुक्मरान बीजेपी पर यूपी में सबकत हासिल है और वो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रही है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।